नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में आपका स्वागत है। और इस शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ से बेहद ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, सुरेंद्र दुबे। सुरेंद्र दुबे की अगर मैं बात करूं तो वो किसी भी तरीके से चर्चा के लिए या फिर किसी भी परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ के अलावा देश से लेकर विदेशों तक छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। अपने हास्य कविताओं से सभी का मन रिझाया है। और एक तरीके से मैं बात करूं तो इनका राजनीति से भी नाता रहा है। और अगर एक और सबसे अलग बात और अनोखी बात है तो वो ये है कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं। तो एक तरह से ये सारे मुद्दे, इन सारे विषयों पर सुरेंद्र दुबे जी से हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। IND24 को और निधि जी आपको बहुत बहुत मेरा अभिवादन, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इस पूरी चर्चा की शुरुआत में मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगी, जो आपकी शिक्षा है आयुर्वेदिक चिकित्सक की, चिकित्सा की आपने शिक्षा ली है और ये बहुत ही अनोखा है, क्योंकि आजकल या फिर पिछले बार की मैं बात करूं तो सभी की जो दौड़ है वो MBBS की तरफ बढ़ती है, जो एलोपैथी डॉक्टर्स रहते हैं उस तरफ बढ़ती है। आपने आयुर्वेद को क्यों चुना और ये पूरा सफ़र आपने कैसे तय किया है? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा बेमेतरा में हुई, बेमेतरा हायर सेकेंडरी स्कूल में। और IND24 की जानकारी के लिए दे दूं कि BSc फर्स्ट ईयर में जब मैं बेमेतरा कॉलेज में पढ़ता था तो BSc सेकेंड ईयर में डॉक्टर रमन सिंह पढ़ते थे। डॉक्टर रमन सिंह मेरे से 1 साल सीनियर हैं। फिर हम दोनों आयुर्वेदिक कॉलेज में आए। मैं फर्स्ट ईयर में आया तो वो सेकेंड ईयर में आए। हम दोनों पढ़ के निकले। मेरे घर में चूँकि आयुर्वेदिक की परंपरा थी, उस समय तक मेरा कवि बनने का कोई या कविता की तरफ जाने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे एक मध्यम श्रेणी परिवार अपना नौकरी करके पालन पोषण परिवार का करता है, वही कोई बड़े सपने तो थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी पूरे हो जाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट अस्पताल में डॉक्टर हो गया और मेरी पोस्टिंग भी बालोद ज़िले में डोंडी लोहारा ब्लॉक में हुई। और फिर आयुर्वेद के प्रति रुझान तो इसलिए था क्योंकि पूरे घर भर में आयुर्वेद के डॉक्टर थे, मेरे चाचा, मेरे बड़े भाई, इसलिए मैंने आयुर्वेदिक को प्रीफर किया। सर, बात अगर मैं करूं आपकी कविताओं की, एक हास्य कवि की, आपको कब पता चला कि आपके अंदर ये एक अनूठा हुनर भी है? कविता मेरे DNA में थी। मेरे पिताजी वीर रस के बहुत बड़े कवि थे। उनका प्रबंध खंड काव्य है अपरार, लेकिन वो मंचों पे नहीं आते थे। उनका कहना था, मैंने एक बार उनसे कहा कि आज चलिए कवि सम्मेलन में। दल्ली राजहरा, मधु पांडे थे, अग्निवेश शुक्ल थे, मैं था। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, गांव जाऊंगा, बेमेतरा जाऊंगा। मैं बोला क्यों? बोले इसलिए जाऊंगा कि तेरी कविता तेरा व्यापार है, मेरी कविता मेरी तपस्या है, मेरी साधना है। और उन्होंने कविता के वो बहुत बड़े साधक थे। हम लोगों ने तो कविता का कमर्शलाइज जो पोर्शन है उसको देखा है, लेकिन उन्होंने कविता के साधक के रूप में, एक साधु के रूप में, एक तपस्वी के रूप में उन्होंने कविता को जिया है। तो कविता मेरे DNA में थी, मेरे को कविता खोजनी नहीं पड़ी। जब माता ने आशीर्वाद दिया तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो कवि बन सकता हूँ, डॉक्टर मिसफिट है। ईश्वर ने साथ दिया। सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना, अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कविता सुनकर मेरे को अपना OSD बनाया। तब मैं समझा कि कविता की ताकत कुछ तो है। फिर धीरे धीरे देश विदेश में कविताएं पढ़ी और फिर आज इस मुकाम पे पहुंचा और IND24 और निधि जी के सामने बैठा हूँ। मेरा सौभाग्य। सर, हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि कब सबसे पहला मंच आपने शुरू किया? पहली बार मंच पर आप कब गए? उस दौरान क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? मैं वो घटना ही बता देता हूँ। वो घटना IND24 में मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। 1990 में दुर्ग मंडी में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है, आज भी होता है। 50 साल से ज़्यादा हो गए होते हुए देश के सब नामचीन कवि वहाँ आ चुके हैं। मुझको 500 रुपये में उन्होंने बुक किया था। मैं वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर था, तो शायद इसलिए भी कि इलाज करते रहेगा, थोड़ा मदद करेगा, या कवि है जो भी हो। 500 रुपये में बुक किया। फिर रात को उन्होंने कह दिया कि आप सिर्फ 4 लाइन पढ़ना और बैठ जाना। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि उस 4 लाइन ने फिर 4 लाइन, वंस मोर में फिर 4 लाइन, फिर 1 कविता, फिर 2 कविता, फिर 3 कविता। उस ज़माने में अखबार सिर्फ रायपुर से छपते थे
और वही अखबार पूरे छत्तीसगढ़ में बंटते थे, अलग अलग एडिशन नहीं थे। दूसरे दिन इन्होंने पर्ची हेडिंग चला दी, छत्तीसगढ़ में धूमकेतु का उदय, छत्तीसगढ़ ने नाक रख ली, सुरेंद्र दुबे मैन ऑफ द मैच। उसके बाद वो पूरा नाम, चूँकि एक ही अखबार चलता था, तो पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गया। बस ये रहा पहला अध्याय। दूसरा अध्याय भी आपको बता दूं ताकि आपको आसानी रहे। ये तो मेरे राज्य स्तरीय कवि बनने की बात है। गोपाल प्रसाद व्यास एक बहुत बड़े कवि हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। उनके पुत्र डॉक्टर गोविंद व्यास, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे, बहुत अच्छे कवि रहे हास्य व्यंग्य के। बैतूल में कवि सम्मेलन हुआ, मैं उसमें कवि के रूप में बुलाया गया था। गोविंद व्यास आए हुए थे, उन्होंने मेरी कविता सुनी और कहा कि तुम तो बहुत बड़े कवि हो, तुम यहाँ बेमेतरा में पैदा हुए, छत्तीसगढ़ में रहते हो, छत्तीसगढ़ में रहते हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, अगर दिल्ली में रहते तो तुम बहुत बड़े कवि होते। मैं बोला नहीं भाई साहब, छत्तीसगढ़ में होना मेरा दुर्भाग्य नहीं है, छत्तीसगढ़ में मेरा होना सौभाग्य है। अगर माता कौशल्या का आशीर्वाद होगा, छत्तीसगढ़ महतारी राजू लोचन का आशीर्वाद होगा, तो मैं छत्तीसगढ़ में रह के भी दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा। बोले मैं तुमको बुला रहा हूं। ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने वाकई मेरे को उस ज़माने में, जब कोई चैनल नहीं था हिंदुस्तान में, सिर्फ DD1 था, उन्होंने DD1 में मेरे को बुलाया। और DD1 के उस रात के कवि सम्मेलन में सर्वाधिक जमने वाला कवि मैं था। बफे गाथा करके मेरी एक कविता है बफे के ऊपर, उसको मैंने पढ़ी और एक रात में मैं हिंदुस्तान का कवि हो गया। क्योंकि DD1 उस समय पूरे भारत का चैनल था और कुछ तो था ही नहीं। उसके ठीक 1 महीने बाद उन्होंने मुझको दिल्ली के लाल किले में कविता पढ़ाने के लिए बुलाया और मैं लाल किले में 3 दिनों में फेमस हुए थे सर आप, ये वही कहानी बहुत है? जल्दी, बहुत लंबा संघर्ष नहीं रहा। कवि सम्मेलन में आगे बढ़ने का संघर्ष मेरा लंबा नहीं है। फिर वहाँ से एक दिन घर में हमारे वाला फ़ोन था, जो लैंडलाइन, हाँ लैंडलाइन, मैं बाथरूम में था, फ़ोन आया, बोले मैं डैलस से बोल रहा हूँ, नंदलाल सिंह। मिसेस ने फ़ोन उठाया, बोले हम सुरेंद्र दुबे को यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो मिसेस ने चिल्लाई, मिसेस बोली कि कोई अमेरिका से फ़ोन आया है। मैं बोला रख दो, हमारा कोई रिश्तेदार अमेरिका में नहीं रहता, ना हमारा कोई परिचय का है। उसने रख दिया। फिर थोड़ी देर में बाहर निकला तो वो फिर बोले मेरे को कि मैं डैलस से नंदलाल सिंह बोल रहा हूँ। IHA करके US में बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन, उसके वो चेयरमैन थे, अब कोई दूसरे है। तो मैं बोला बताइए सर। बोले हम आपको 45 दिन के लिए अमेरिका बुलाना चाहते हैं और 18 कवि सम्मेलन आपके करने चाहते हैं। अब मैं गांव का रहने वाला, अंदर से थोड़ा हम लोग साई नेचर के होते हैं और थोड़े भीरू प्रवृत्ति के भी होते हैं। मैंने कहा भाई साहब आप मुझको पहचानते भी नहीं हैं, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और आप मुझको अमेरिका बुला रहे हैं, ये तो मेरे लिए बड़ा अजूबा लग रहा है, थोड़ा विश्वास भी नहीं हो रहा है। मैं बोला कि कहीं मैं जाके फंस तो नहीं जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको इसलिए बुला रहे हैं कि मैं बनारस में रहता हूँ और मैं वहाँ से आते समय VHS कैसेट लेके आता हूँ। उस ज़माने में VHS चलता था। बोले VHS कैसेट लाता हूँ लाल किले का। जब हम लाल किले का कैसेट लाए और यहाँ समिति के सामने लगाए तो समिति के लोगों ने कहा कि इनको बुलाओ, इसलिए आपको बुला रहे हैं, हम सब व्यवस्था करेंगे, आपका पासपोर्ट, वीज़ा सब। और उसके अलावा उन्होंने मानदेय भी खूब दिया और ऐसे में मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि बन गया। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई मैंने नहीं लड़ी। 1990 से चालू हुआ और मैं सोचता हूँ 1995 के आसपास मैं हिंदुस्तान और विदेश का कवि हो चुका था। सर जब बच्चा पढ़ाई करता है तो माँ बाप पूरा फोकस पढ़ाई में लगवाते हैं कि भैया ये एम है, ये एम तय कर लीजिए और इसमें आपको आगे बढ़ना है। जब आपने अपने हाथ से कविता और ये जो आपकी चीज़ें हैं ये सब आपने सामने रखी, तो कभी फैमिली में चिंता का विषय हुआ कि नहीं इस ओर ध्यान चला जाएगा तो शायद पढ़ाई छूट जाए? पढ़ाई, मैं हायर सेकेंडरी और BSc फर्स्ट ईयर तक मैं कवि था ही नहीं। जी। मेरे को कविता से बहुत परहेज था क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र आते थे, सब बहुत गरीब, विपन्न, किसी को खाने का नहीं, किसी के पास जाने का नहीं। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि सब बनूंगा, कवि नहीं बनूंगा, बहुत बेकार है ये ज़िंदगी, बहुत बेकार है। मैंने मेहनत करके PMT की परीक्षा दी। उस ज़माने में पहली बार PMT चालू हुई और मैं 3 नंबर से मेडिकल कॉलेज के लिए छूट गया। मैं 2 महीने तक बीमार रहा, वो शौक लग गया। 18 घंटे पढ़ता था मैं, मेरे को PMT करना है, मेडिकल में जाना है। नहीं हुआ। ईश्वर जो चाहता है ना, ऊपर वाला, वो आपकी कुर्सी तय कर देता है। जैसे आपको
IND24 में आपको टॉप का एंकर ईश्वर ने बनाने का सोचा है, आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लो, प्रोफेसर बनने की, इसके नहीं, वो तो कुर्सी तय कर दी उसने। तो ईश्वर ने मेरी कुर्सी तय कर दी थी, तेरे को कवि बनना है। तो मेडिकल में फेल हुआ, नहीं घुस पाया। अब चूँकि BSc में टॉपर था, तो उस समय अनमेरिट होता था, तो आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो गया। घर में पहले से आयुर्वेदिक के 2-3 डॉक्टर थे, पर मेरे को नहीं इच्छा थी, डॉक्टर बनने की ही इच्छा नहीं थी मेरे को, क्योंकि मेरे अंदर पहले से एक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की। मेरे सामान्य बातों में भी लोग हंसते थे, विनोद प्रवृत्ति बोलते हैं उसको। तो विनोद प्रवृत्ति मेरे अंदर थी। तो मैं ये जानता था कि मैं अगर कोई लाफ्टर एंड सटायर का काम करूं तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मिल गया, और फिर उन्होंने कहा ईश्वर ने कि जाओ एक दिन IND24 में निधि जी को इंटरव्यू दो। आ गया, इंटरव्यू दे दो, बोलिए। दूसरी बात ये है सर कि पहले की कविता और अब की कविताएं, क्योंकि नए और लोग हो गए, नए जनरेशन के लोग हो गए, बहुत सारी कविताएं करते हैं, मिमिक्री करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज़ आ गई हैं, उसमें और अब में कितना अंतर आप देख पाते हैं? बहुत अंतर है। दरअसल क्या है, कविता अपने संक्रमण काल से गुजर रही है। कविता मंचों से इसलिए गायब हो रही है कि लाफ्टर शो को पहले लोग अब समझ गए, पर जब स्टार्ट में लाफ्टर शो आया है ना, और उसके अलग अलग वो आते थे, कंपटीशन के ग्रुप आते थे, इंडियन लाफ्टर आइडियल 1, 2, 3 ऐसा चलता था। उस समय ऐसा लगता था कि चुटकुला ही कविता है, पर ऐसा नहीं है। कविता कविता है। कविता हर युग में रही। आज़ादी दिलाने में कविता का योगदान, आज़ादी को बचाने का कविता को योगदान, राम मंदिर बनाने में कविता का योगदान, जितने बड़े राष्ट्रीय परिवर्तन हुए सब में कविता का योगदान रहा है। एक घटना मैं आपको शेयर करता हूँ, शायद आपकी जानकारी में हो लेकिन दर्शकों तक पहुँचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लाल किले में झंडा फहरा रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक जवाहरलाल जी का पैर दरी में फंस गया, वो गिरने लगे, दिनकर जी ने सहारा दिया। तो जवाहरलाल जी ने कहा, थैंक यू दिनकर जी, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं गिर जाता। दिनकर जी का जवाब IND24 के लिए आज की सबसे बड़ी प्राइम लाइन है, वो ये था, दिनकर जी ने कहा, इसमें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है नेहरू जी, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है उसको कविता ही सहारा देता है। और ये कविता, मैं दिनकर जी का न्याय हूँ, वो कविता मेरे भी राजनीति के सापेक्ष रही। मैं किसी विशेष पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूँ, इसमें मेरे को कहने में भी कोई संदेह नहीं है कि मेरे अंदर है। लेकिन हाँ, मैं उनकी सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ। इसके लिए मैंने अपने पुत्र को छोड़ रखा है कि जो करना है इनके साथ करो, मेरे को कविता गाने दो, मैं मस्ती वाला आदमी हूँ। और जब मेरा को भी कहा गया, डॉक्टर रमन सिंह ने बुलाया कि टिकट ले लो, चुनाव लड़ लो, तो मेरा जवाब था, भाई साहब, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को मैंने प्यार से जीता है, तो लड़कर जीतने से क्या फ़ायदा है। सर, आपके इस हुनर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया है आपको। पहली दफ़ा जब पता चला कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है, जो कि बहुत ही कम लोगों के हिस्से में इतनी बड़ी खुशी आती है, उस समय कैसा लगा आपको? और वहाँ जब आप पद्मश्री सम्मान के लिए मौजूद रहे होंगे तो क्या फील किया आपने, शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक सबसे बड़ी बात यह है, बहुत कम लोग जानते हैं, काका हाथरसी के निधन के 16 साल बाद, काका हाथरसी के निधन के 16 साल बाद किसी मंची कवि को अगर पद्मश्री दी गई तो मैं था। मेरे बाद सुरेंद्र शर्मा को मिली, मेरे बाद अशोक चक्रधर को मिली, और मेरे बाद सुनील जोगी को मिली। सबसे पहली पद्मश्री मंची कवि में काका हाथरसी के बाद मुझे दी गई। और एक जानकारी आपसे शेयर करता हूँ, मुझको रावतपुरा सरकार ने D.Lit की उपाधि दी है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की। ये भी हिंदुस्तान की एक घटना है कि किसी पद्मश्री को D.Lit दी हो। मैं ही पहला पद्मश्री हूँ जिसको D.Lit भी दी गई। इसमें IND24 और निधि जी, आप लोगों की शुभकामनाएं जुड़ी हुई हैं, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो स्नेह है वो सब जुड़ा हुआ है। जब पद्मश्री मिली, मेरे बच्चे भी गए थे सब उसमें शामिल होने के लिए। बाहर निकला तो वो एंकर पूछी मेरे से कि आप ये पद्मश्री किसको भेंट कर रहे हैं। सामान्यतः लोग बच्चों को, पत्नी को, माँ को, बाप को भेंट करते हैं। आप उस समय का फुटेज निकाल के देख सकती हैं। मेरा जवाब था ABP के एंकर को कि ये पद्मश्री मैं छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को देता हूँ, जिन्होंने सुरेंद्र दुबे को सुरेंद्र दुबे बनाया, मैं उनको भेंट करता हूँ।
मेरे अंदर मिट्टी के प्रति अनुराग न मालूम क्यों पैदाइशी रहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लोग चारागाह समझते थे। बाहर के कवि आते थे ना तो समझते थे यहाँ कोई नहीं है, अपना लूटो लाटो खाओ पियो ले जाओ। कभी छत्तीसगढ़ के कवियों से राष्ट्रीय कवि डरे नहीं जी। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने ऐसा वातावरण बनाया कि आज भी बड़े कवि ये बोलते हैं कि सुरेंद्र दुबे को पहले मत पढ़वाना, नहीं पब्लिक भग जाएगी, इसको आखिरी में पढ़वाना। तो ये यहाँ तक की यात्रा हुई। सर, इस बार इस सरकार ने बस्तर को लेकर काफ़ी टारगेट बांधे हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले 2 से 3 सालों में कोशिश ये रहेगी कि बस्तर से नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म किया जा सके जी। तो इसी से रिलेटेड एक कविता आपने लिखी हुई है बस्तर वाली, और मैं चाहूँगी कि आप वो चंद पंक्तियाँ उन कविताओं की हमारे चैनल पर भी सुनाएं। थोड़ा सा और एक संशोधन कर देता हूँ। अभी मेरी एक पुस्तक आई है जिसका विमोचन बहुत जल्दी होने वाला है। उस पुस्तक का नाम है मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, जो मैंने रमन सिंह जी को उनके जन्मदिन में नांदगांव में भेंट भी की। उस कविता में वो कविता है जिसका आप जिक्र करेंगे। उसके अलावा वो तमाम कविताएं हैं जो छत्तीसगढ़ के कद को विश्व में बड़ा करती हैं। छत्तीसगढ़ को जो विश्व अंडर एस्टिमेट करता है वो जाने कि छत्तीसगढ़ इतना छोटा नहीं है, हमारा गौरव होता है। और माननीय अमित शाह जी ने 26 तक ख़त्म करने की बात कही। वो कविता पहले की लिखी हुई है और पहले उसकी 10,000 कॉपी रमन सिंह जी के ज़माने में बस्तर में बटी हुई है। वो कविता मेरी प्राण कविता है, क्योंकि उस कविता को मैंने बहुत मेहनत से लिखा, उसने जिसका आप जिक्र कर रही हैं। और मैं वो कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। मैं खामोश बस्तर हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ, मैं खामोश बस्तर हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ, अपना एक एक जख्म खोल रहा हूँ। मैं उड़ीसा, आंध्र, झारखंड, महाराष्ट्र की सीमा से टकराता हूँ लेकिन कभी नहीं घबराता हूँ। आज दरिंदे सीमा पार करके मेरी छाती में आते हैं और महुआ नहीं लहू पी कर जाते हैं। मैं लाशों के टुकड़ों को जोड़ रहा हूँ। मैं खामोश बस्तर हूँ भाई साहब, इसीलिए आज बोल रहा हूँ। अरे बहेलियों ने जाल फेंका है, आप यकीन करिए निधि जी, मैंने माता दंतेश्वरी को भी रोते हुए देखा है। बहुत बढ़िया। मैं खामोश बस्तर हूँ। और जो अंतिम पंक्तियाँ हैं जिसमें मैंने केंद्र से मदद मांगी है जी। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर सियासत मौन है। मैं आज गंगा अवतरण के लिए दिल्ली के भागीरथी के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं खामोश बस्तर हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ। सर, ये बहुत ही गंभीर कविता है। हाँ जी। और जब गंभीर बात होती है तो थोड़ी हंसने वाली बात भी कर लेनी चाहिए। तो क्योंकि आप हास्य कवि हैं तो अब उनकी भी पंक्तियाँ 2-3 हम सुनना चाहेंगे। मैं आपको सही घटना बताता हूँ, एकदम सही घटना। राजस्थान में मैं जयपुर गया कविता पढ़ने के लिए, तो एक हमको रिसीव करने आया एयरपोर्ट में। बोला वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोला वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। बोले आप काहे के वीर? मैं बोला तुम काहे के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। बोले इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुए तो आवेदन दिए थे क्या पैदा करो। वहाँ एक कवि हुए, उनका नाम था सुरेंद्र दुबे। 1 जनवरी को उनका निधन हो गया। विकीपीडिया ने, एथेंटिक सोशल मीडिया विकीपीडिया, उसने मेरी फ़ोटो लगा के समाचार जारी किया, सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उस समय हम 80 क्लासिक में रहते थे, इस बंगले में नहीं रहते थे। सुबह 2-4 50 100 200 जितने भी रहे होंगे सीढ़ी में थे, पता नहीं, गमछा टावल डाल के। और जनवरी का महीना, साल ओढ़ के मैं बाहर निकला, सब रो रहे थे, सुरेंद्र दुबे निपट गए भैया। बहुत हंसात रही थी, भैया सुरेंद्र दुबे चल दी भैया। तो मैं साल कटाया, चुप, छत्तीसगढ़ी में है मूलतः है कविता। ये हास्य के कोकड़ाए, ठहाका के परिंदाए, टेंशन में मत रही बे बाबू, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। मेरी पत्नी को एक ने फ़ोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ हैं, रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज़्ज़ा उनका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। ये क्योंकि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। बेटी ज़िंदगी के सब किरदार को जीती है। आप भी एक बेटी हो, बेटी बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की सचिव है,
4 पंक्तियाँ अपनी बेटी तक भेजता हूँ। फली फूली टहनियाँ जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियाँ कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि ये बेटियाँ ये राखी का रक्षा सूत्र है, ये भाई दूज का टीका है, ये तीजा की कहनी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलो, ये हादसे का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में IND24 निधि जी आप भी मत रहिए, टाइगर अभी जिंदा है। एक सफर आपने तय किया है राजनीति में भी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। राजनीति में राजनीति को मैं उतना ही जानता हूँ जितना मुझको राजनीति जानती है। कभी मेरा राजनीति में बहुत बड़ा ड्रीम नहीं रहा, ना मेरी इच्छा रही। बिल्कुल, वो तो क्लियर ही कर दिया कर दिया मैंने। जी। 11 देशों में आपने कविताएं पढ़ी हैं लगभग अब तक। कैसा रहा है सर ये पूरा एक्सपीरियंस? हर जगह नया एक्सपीरियंस आपको मिला है, कैसे साझा करेंगे इसे हमारे साथ? 90 में मैं पहली बार अमेरिका गया। मैंने हवाई जहाज नहीं देखा था, ज़मीन में उतरा हुआ हवाई जहाज नहीं देखा था, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मैं पहली बार हवाई जहाज में इंटरनेशनल उड़ान भरा हूँ। शायद इसीलिए मेरी प्रगति डायरेक्ट इंटरनेशनल रही। मैंने डोमेस्टिक फ़्लाइट में यात्रा ही नहीं की। पहले सबसे पहले मैं एयर इंडिया के फ़्लाइट से शिकागो गया। अब तो हम बहुत डरते थे कि हम दोस्तों से पूछते थे, यार हवाई जहाज़ में बैठो तो कैसा लगता है? बोले हवाई झूला में जैसे बैठते हो वैसा लगता है। और हवाई झूला से मैं बहुत डरता था, तो डर लगा रहा। लेकिन गया तो खिड़की से झांके, इधर झांके, बेल्ट बांध लिए तो डर लगे। जो मेरा पार्टनर था जो मेरे साथ गया एटा आगरा का, वो भी पहली बार हवाई यात्रा कर रहा था। हम दोनों एक ही थे, जैसे बंसीराम अंधा था, गंगाराम लंगड़ा था, दोनों मेले में जाना चाहते, वैसे टाइप के थे दोनों। लेकिन और एक सही घटना बता रहा हूँ। मेरी माँ मेरी माँ है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरी माँ है। उन्होंने पूछा मुझसे, सवाल किया कि हवाई जहाज जब ऊपर उड़ता है बेटा, और अगर कुछ बिगड़ जाए, पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको बनाने के लिए कैसा करते हैं? मैं बोला, माँ ऊपर जो हवाई जहाज उड़ता है ना 17,000 किलोमीटर समुद्र के ऊपर रहता है, और अगर वो बिगड़ गया ना तो कुछ नहीं होता है, बस फोटो टंगती है और माला टंगती है। तो हमारी माँ बहुत रोई, ये तो बहुत गलत जगह जा रहा है ना। फिर उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में एक व्यंजन होता है ठेठरी, जो कहीं अगर आप छत्तीसगढ़ को जानती हो निकट से तो ठेठरी, तो डालडा उस समय चलता था। डालडे के डब्बे में एक डब्बा ठेठरी रख के दी, बोले वहाँ खाने को नहीं मिलेगा तो ये 4 ठोक खा लेना। वो शिकागो में पकड़ा गया इमिग्रेशन में। डब्बा था, ज़मीन चक्री टाइप दिखता है वो। तो अंग्रेज़ों को, अमेरिकन लोगों को लगा कि कोई बम है, तो उन्होंने बोला व्हाट इज़ इट? मैं बोला ठेठरी। बोले व्हाट ठेठरी? मैं बोला डब्बा सड़ जाएगा, ठेठरी नहीं सड़ेगा। तो उसने हथौड़ी मंगा के 10-20 को फोड़ा, फिर वापस कर दिया। गांव का आदमी जब बाहर जाता है, ये मेरी पहली अमेरिका यात्रा थी। फिर तो मैं एक्सपर्ट हो गया। फिर मैंने पूरे देशों में, अमेरिका में 6 बार गया, और अमेरिका के 42 शहरों में कविता पढ़ी। डालस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, न्यू जर्सी, अटलांटा, DC, फिनिक्स, टेम्पा, बोस्टन, प्रोविडेंस, बहुत जगह पढ़ा। 42 शहरों में, आधा अमेरिका पढ़ दिया। तो अमेरिका का मैं बड़ा TRP वाला कवि हूँ। सर बात करूँ मैं अगर दोनों समय की सरकार, कांग्रेस की भी और BJP की भी, एक सबसे कॉमन बात यह है कि हमारी जो राजभाषा है उसको लेकर कितना अब तक आप देख पाए हैं कि क्या प्रयास किया गया है, और आने वाले समय में किस तरीके का प्रयास करना चाहिए और कैसे उसे सामने लाया जाए? देखिए, राजभाषा आयोग मेरा ड्रीम था, उसको मैंने बनाया था और छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए बनवाया था डॉक्टर रमन सिंह को बोल के। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का विधेयक भी विधानसभा में पारित हुआ, छत्तीसगढ़ी राजभाषा का विधेयक भी पारित हुआ। दोनों ब्रजमोहन अग्रवाल जी के कार्यकाल में हुआ, विधेयक भाषा का भी और आयोग का भी। और उसके बाद उन्होंने, रमन सिंह जी ने मुझको फ्री हैंड छोड़ा भी। 10 साल तक मैं राजभाषा आयोग का सचिव था, पहला सचिव था, और रिटायर होते तक मैं सचिव रहा। वो उसी पद पर मेरी बेटी अभी आई हुई है। तो मेरा ड्रीम था कि छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगी तो वो दिल्ली पब्लिक स्कूल, कांगेर वैली और जो जितने बड़े गोयल स्कूल है जो इंटरनेशनल, यहाँ ये नहीं शामिल हो सकती, क्योंकि 8वीं अनुसूची होए के बिना उनका शामिल होना मुश्किल है।
वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सिलेबस में शामिल हो सकती है। उस दिशा में मैंने खूब लड़ाई लड़ी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया ये मेरा ड्रीम है। और कांग्रेस में तो एक दुर्भाग्य रहा, बोलने में संकोच नहीं है, कि पूरे 5 बरस में उन्होंने आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया। जो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रणेता थे, छत्तीसगढ़िया का दम भरते थे, 5 साल में उन्होंने आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति तक नहीं की। तो पीड़ा तो यहाँ होती है मैडम, बोले जाए मत बोले। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी।